चलो ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आपदा क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं। तो वो रहे कि बहुत ही कम समय में आकस्मिक मतलब बताएं एकाएक अचानक, ठीक है, घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव हम लोग पर पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा और पर्यावरण पर पड़ेगा, और मानव जीवन और संपत्ति पर पड़े, यानी मानव भी पड़ेगा, उनकी जीवन पे भी पड़ेगा और संपत्ति भी पड़ेगा, तथा जिससे जान माल की क्या हो अपार क्षति हो, यानी जान तो जब करेगा, और रुपया पैसा घर द्वार जितना भी सबका जाएगा चल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, आपदा कहते हैं। ठीक है। आपदा कितने प्रकार की होती है, दो। आपदा दो प्रकार की होती है, प्रकृति आपदा, मानव निर्मित आपदा। तो प्रकृति आपदा कौन कौन से हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब क्या है, प्रकृति आपदा है। मानव निर्मित आपदा क्या है, ठीक है, मानव जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे मान लो कि ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन आपस में लड़ जाए, तो कौन सा आपदा कहलाएगा, मानव जनित आपदा। ठीक है। तो ये है आपदा दो प्रकार की होती है, प्रकृति आपदा और मानव निर्मित आपदा। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, रेशम मार्ग से क्या समझते हैं। तू बोल रहा है कि वह मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में, अब का समय की बात नहीं कर रहा है, प्राचीन मतलब पुराने समय की बात कर रहा है। ठीक है। प्राचीन समय में मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच, किसका क्या बात कर रहा है, एशिया का बात कर रहा है, यूरोप का बात कर रहा है। एशिया महाद्वीप है और यूरोप भी क्या है, महाद्वीप है। तो दो कह रहा है कि मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था। क्या होता था, व्यापार। कहाँ कहाँ होता था, मध्य एशिया से तथा यूरोप से क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है। उसे क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, मतलब रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, चीन से। चीन क्या है, देश है, राजधानी है, देश है। चीन क्या है, एक देश है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। ठीक है। तो चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप पहुंचता था। ठीक है। यानी जो रेशम है किस मार्ग से जाता था, चीन के रास्ते जाता था। ठीक है। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप पहुंचता था। ठीक है। इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। ठीक है। पूछेगा क्या बोलते हैं, रेशम मार्ग क्यों पड़ा, तो बताएंगे कि इसी मार्ग से, किस मार्ग से, चीनी मार्ग से, यानी चीन से, जो चीन है देश है, चीन देश से ही रेशम जाता था। ठीक है। तो जाता था, तो इसीलिए, और कहाँ जाता था, यूरोप। ठीक है। तो इसी मार्ग से जाता था, इसीलिए इसको कहा कहा जाता है, रेशम मार्ग कहा जाता है। ठीक है। तो करे कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है कि वह मार्ग, कौन सा मार्ग, मतलब प्राचीन मार्ग, प्राचीन पुराना। ठीक है। जिसे प्राचीन समय में मध्य एशिया तथा यूरोप से जाता था। चीन जो है किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है। तो करे कि मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। पूछेगा रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, चीन से। चीन कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। एशिया ले कहाँ जाता था, यूरोप में। ठीक है। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग को कहा कहा जाता है, रेशम मार्ग। ठीक है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं।
अगला क्या है, चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ था। चिपको आंदोलन क्या है और कब हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। यानी चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 70 के दशक में। पूछेगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, आरंभ उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य है या जिला है, राज्य है ना। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। तो उत्तराखंड के गढ़वाल, गढ़वाल कहाँ का जिला है, उत्तराखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। मतलब यह जो आंदोलन है एक पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसको पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया था। मतलब इस आंदोलन को पेड़ के बचाने के लिए किया गया था। उत्तराखंड की जितने भी ग्रामीण महिलाएं थी सभी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। किस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में। ठीक है, बोला ना कि इस आंदोलन में पेड़ों काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया था। कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटने के लिए जाता था ना तो पहले ये लोग कैसे करके पेड़ को चिपक जाती थी, बोलती थी पहले हमको मारो तब जाकर पेड़ को काटो। ठीक है, इन लोगों ने ऐसे रक्षा किया है। ठीक है, और पेड़ों को काटने से बचाया, कौन बचाया, महिलाओं ने। कहाँ की महिलाओं ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने रक्षा किया था। ठीक है, पेड़ों को काटने से बचा, जिससे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पिता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, यानी चिपको आंदोलन के पिता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1970 के दशक में। किस राज्य से, उत्तराखंड के राज्य से। और जिला पूछेगा तो कौन बताएंगे, गढ़वाल। ठीक है, और काहे लिए शुरू किया गया था, पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन के पिता कौन है, बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम लिखिए। प्रश्न है हमारा कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम। ठीक है, तो बोल रहा है पहला क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता क्या है, दूसरे देश के लिए प्रस्थान करना है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता। तीसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र। चौथा है अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, चेन्नई। ठीक है, पूछ सकता है कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक है, अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, चेन्नई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है नरेगा क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है,
नरेगा क्या है? तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, नरेगा एक ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव, शहर की बात नहीं कर रहे, गांव में रोजगार देता है, शहर को नहीं। तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, मतलब सभी जिलों में लागू हुआ है, न कि खाली बिहार में, उत्तर प्रदेश, ऐसे भी सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। ठीक है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है, नरेगा के अंतर्गत, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? 100 दिनों का। आपको साल में 100 दिनों का रोजगार दे देना है। ठीक है, अब तो क्या है, अब तो घुसखोरी हो गया है, दूसरों को आधार कार्ड लेकर क्या करते हैं, डाल देगा आप, कितना 100 रुपये 50 रुपये दे देगा, पैसा क्या करेगा, निकाल लेगा, है नहीं, दबाव है नहीं तो क्या करेगा। ठीक है, तो कम से कम 100 दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, मजदूरी भी निर्धारित की गई, आपको इतना रुपया देना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, सब काम खत्म कर दे रहा है। तो ठीक है, करें कि नरेगा क्या है, तो नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की राष्ट्रीय योजना है, और ये कहाँ लागू होता है? गाँव पर। गाँव पर हाँ। नरेगा के अंदर ग्रामीण मजदूरों को साल में कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिनों का क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ठीक है, 100 दिनों की क्या मिलेगा? रोजगार मिलता है। इसके लिए क्या किए गए? न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक वस्तु होता है, एक क्या होता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली होता है ना, तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो करे कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। इसमें पैसा का कोई लेन देन नहीं होती है, अगर किसी को एक वस्तु देंगे तो दूसरे वस्तु लेंगे। ठीक है, पहले क्या होता, पहले मुद्रा नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, तो एक क्या होता, बहुत कठिनाइयाँ होती थी। किसी को मान लो किताब की सकते है, किताब पसंद आ गया तो लेगा कैसे, जब दूसरे का कोई चीज पसंद होगा तभी ना देगा, ऐसे तो क्या होता, बहुत दिक्कत होता था। अब क्या है, पैसा देंगे और अपना वस्तु को ले लेंगे। लेकिन पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। कोई अगर का भैंस देगा तो दूसरा वस्तु लेगा, ऐसे नहीं होता था, ऐसा होता वस्तु में ये होता था, कोई वस्तु देंगे तो दूसरे वस्तु लेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का क्या किया जाता है? आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब लेन देन किया जाता है, उससे ही क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अगला है योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे, यानी योजना आयोग क्या है। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यानी योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। किसका गठन किया गया था? योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। एक तो अपना काम कर, लेकिन उपाध्यक्ष के ही देखरेख में काम होती है। ठीक है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं।
यानी उपाध्यक्ष के साथ साथ अन्य भी कितने 8 सदस्य होते हैं, क्योंकि उसके काम में वो क्या करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, मदद करेंगे। ठीक है, जिसके सहायता के लिए कितने सदस्य होते हैं, 8। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम, किसका नाम बदल दिया गया, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। ठीक है, तो पूछेगा नीति आयोग कब आया भारत में? हाँ, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1900। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, आगे देखें। अगला है प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में, ठीक है, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। सबका तो वेतन अलग अलग है, कोई एक दिन में 1000 रुपये कमाता है, तो कोई 500 कमाता है, तो कोई 200 रुपये कमाता है, तो अलग अलग है ना। तो कह रहे कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उससे उस देश की क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आएंगे। जब उसका भाग देंगे तो जो भागफल बचेगा, भागफल है ना, तो शेषफल बचता है, उससे उस देश की क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय का। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही क्या होगा, विकसित होगा। बात सही है। मतलब कोई व्यक्ति ये का एक दिन में 3000 4000 रुपये कमाता है, तो देश आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, गोवा की। सबसे अधिक आय किसका है, गोवा की। गोवा की राजधानी पणजी। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना। अगर भारत में कहे कि भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, बिहार की। ठीक है, किसका बोलेंगे, बिहार की। अगर यही पूछे कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, पटना, और कम कहेगा तो शिवहर। शिवहर का सबसे कम और पटना का क्या है, अधिक। ठीक है, ठीक है ना। पटना किस नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो पूछेगा भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, अगर सबसे कम पूछेगा तो बिहार की, और बिहार में पूछेगा कि सबसे अधिक आय किस जिला की है, और सबसे कम कहेगा तो शिवहर।